हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल एग्ज़ाम पे चर्चा विद मी। आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट का जिक्र भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक किया गया है और यह संविधान में इसका संबंध यह भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यह संविधान में इसका संबंध यह भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसको लिया कहाँ गया से है? इसको अमेरिका के संविधान से हम ग्रहण किए हैं। इसमें क्या होता है, ये फंडामेंटल राइट लोगों को क्या इफेक्ट देता है, इससे इसका लाभ क्या होता है, सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। मूल अधिकार होते कितने हैं? मूल अधिकार 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समानता का अधिकार, जिसका जिक्र आर्टिकल 14 से लेके 18 तक किया गया है। नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, यानी अनुच्छेद 19 से लेके आर्टिकल 22 तक किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका जिक्र 23 से लेके 24 तक किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका जिक्र आर्टिकल 25 से लेके 28 तक किया गया है। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार वही 29 से 30 तक किया गया है। और सबसे अंत में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका जिक्र आर्टिकल 32 में किया गया है। पहले यहाँ पे 7 मूल अधिकार हमें प्राप्त थे। एक उसमें से जिसका 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा उसे संपत्ति के अधिकार को इस सूची से हटाकर आर्टिकल 300A में इसे रख दिया गया। फिलहाल इस समय हमारे मूल अधिकार 6 हैं। मूल अधिकार होता क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, ये हमें क्या सुरक्षा देता है? मूल अधिकार का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। ये विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं और इसे हमें लागू करने के लिए ये न्यायालय में हम जा सकते हैं। ये वाद्य योग्य हैं, इसमें संशोधन भी किए जा सकते हैं। इसका मतलब होता है ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास यानी भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत आवश्यक हैं। ये असीमित नहीं है, ये बाध्य योग्य है। राज्य उन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, हालांकि ये कारण उचित है या नहीं इसका निर्णय अदालत करती है। इस तरह से ये व्यक्तिगत अधिकारों एवं दूसरे समाज के बीच संतुलन कायम करते हैं। ये संतुलन व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक नियंत्रण के बीच होता है। ये न्यायोचित होते हैं। ये व्यक्ति को अदालत जाने की अनुमति देते हैं, जब कोई इनका उल्लंघन कर देता है तो ये व्यक्ति का न्यायालय में जाने की इजाजत देते हैं। इसे उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि ये स्थायी नहीं होते हैं, यानी कि इसे संसद द्वारा इसमें कटौती की जा सकती है। हमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि इसे संसद द्वारा कटौती की जा सकती है। हमें ऑप्शन में ये पूछ सकता है कि इसमें ये कटौती इसमें की जा सकती है कि नहीं। इसे कौन कटौती करता है? प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, न्यायालय करता है? तो नहीं, इसे संसद द्वारा कटौती की जा सकती है। इसमें संशोधन अधिनियम की तरह न कि इसे संशोधन अधिनियम की तरह ना कि साधारण विधेयक की तरह इसमें संशोधन किया सकता है। अगर किसी मूल अधिकार में हमें संशोधित करवाना है, उसको कम करवाना है, तो इस मूल अधिकार को संशोधन के तहत ना कि साधारण विधेयक की तरह इसे कम किया जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इसमें 2 तरह के अधिकार हैं। कुछ अधिकार भारतीय नागरिकों को मिले हैं तथा कुछ अधिकार विदेशी नागरिकों को मिले हैं। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों को मिले हैं तथा कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय और विदेशी दोनों को मिले हैं। तो जो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो 5 अधिकार हैं ये सिर्फ भारतीय मूल के लोगों को मिले, मतलब यानी जो भारत में निवास करते हैं उनको मिले हुए हैं। और बाकी सारे अधिकार वो भारतीय तथा विदेशियों को भी मिले हुए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक और फैक्ट, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो क्या ये सारे अधिकार जैसे चलते हैं वैसे चलते हैं, या कुछ इसमें स्थगित हो जाते हैं, या कुछ इसमें साथ चलते रहते हैं? नहीं, इसमें सारे अधिकार एक साथ स्थगित नहीं होते हैं। आपातकाल के दौरान 2 अधिकार यानी आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सारे अधिकार निलंबित हो जाते हैं। और आर्टिकल 19 के बारे में ये कहा गया है कि इसमें 6 मूल अधिकार मिले हुए हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं जो स्थगित होते हैं जब कोई वह आक्रमण हो, देश में कोई ऐसा माहौल चल रहा हो, विदेशी आक्रमण हो, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जब हो चुकी हो, तब आर्टिकल 19 कार्य करना बंद कर देता है, यानी उसे स्थगित कर दिया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 12 से। आर्टिकल 12 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 12 है क्या? इसमें क्या किया गया है? इसमें दिया गया है कि राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है आर्टिकल 12 में।
आर्टिकल 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया। राज्य शब्द क्या होता है? इसमें कार्यकारी एवं विधायी अंगों के संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद, ठीक है। और यह अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक या गैर वैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, NGO, सेल आदि के तहत होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ों का जिक्र। आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 में व्यवस्था की गई है। इसमें विधि शब्द को शामिल के रूप, इसमें विधियों का जिक्र किया गया है, यानी अस्थायी विधियां जैसे संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित। अस्थायी विधियां क्या होती हैं? जैसे कि राज्यपालों या राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना। प्रत्योजित विधान क्या होते हैं? कार्यपालिका विधान। इसे प्रत्योजित विधान को कार्यपालिका विधान भी कहते हैं। इसकी प्रकृति में सांविधिक साधन जैसे अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम या अधिसूचना होती हैं। आते हैं आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समता का अधिकार, यानी विधि के समान समता एवं विधियों का समान संरक्षण। आर्टिकल 14 में ये जिक्र किया गया, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी ये जो विधि के समक्ष क्षमता का विचार है, ये ब्रिटिश मूल से लिया गया है। जैसे कि हमारे ये पूरे मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से हम ग्रहण किए हैं, वैसे ही विधि के समक्ष क्षमता को ब्रिटिश मूल से लिया गया है, और जबकि विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आते हैं आर्टिकल 15 में। 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारे धर्म और जाति से जुड़ा हुआ है। यानी इस संविधान में ये जिक्र किया गया है, जैसे धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद या निषेध, यानी राज्य किसी भी नागरिक को के विरुद्ध केवल मूल, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी भी आधार पर विभेद नहीं करेगा। यानी कि कोई किसी अन्य जाति का है, किसी अन्य धर्म का है, किसी अन्य विचार का है, लिंग का है, जिसके जन्म स्थान कहीं और है। जैसे कि बहुत सारे लोग साउथ और नॉर्थ के कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, ईस्ट और वेस्ट के कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, तो इसके आधार पर कोई भी किसी से निषेध नहीं करेगा। जो भारत के सारे लोग हैं, जितने सारे राज्य हैं, सब यूटीज हैं, हम सब एक हैं और सबके साथ समानता का व्यवहार होगा। आर्टिकल 16 इसमें जिक्र किया गया है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी हमें जो जॉब मिलती है या राज्य के अधीन नियोजित किसी नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को समान अधिकार। कोई भी वैकेंसी आती गवर्नमेंट जॉब, जैसे यूपी PCS, UPSC, ये कोई भी एनी जॉब, SSC, कोई भी ऐसा जो जॉब हो जो सरकार विज्ञप्ति जारी करती है, तो उसमें सबको समान अवसर और समानता मिलेगी उसकी योग्यता के अनुसार। आते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में कई क्लॉज जोड़े गए हैं, जिसमें पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग, इन चीज़ों का भी जिक्र किया गया है। इनके अनुसार इनको आरक्षण की प्राप्ति होती है। आते हैं आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत, जैसे हम किसी में जिक्र किया गया है, अस्पृश्यता या किसी भी रूप में आचरण या विधि के अनुसार दंडनीय अपराध। कोई किसी के साथ अस्पृश्य से व्यवहार कर रहा है कि नहीं, आपको इस कुएं से पानी नहीं पीना है कि आप इस जाति के हो, तो अगर कोई ऐसा व्यवहार कर रहा है तो उसको वो दंड के पात्र होगा। आते हैं आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत, यानी कि जैसे हमने अपने आप से कोई उपाधि धारण कर ली है, राय बहादुर, खान बहादुर, इस तरह की उपाधियों का अंत करता है। ये घोषणा करता है कि हम ऐसी कोई, जैसे कि पहले अंग्रेजों के ज़माने में राय बहादुर, खान बहादुर, ऐसे उन्होंने अंग्रेज हमें ऐसी सारी उपाधियों से, मान बहादुर से आदि से नवाजते थे, तो ऐसी अब उपाधियों का अंत सरकार द्वारा कर दिया गया है। इसमें और भी सारे प्रावधान हैं, जैसे कि सेना यथा विधि संबंधी सम्मान के अतिरिक्त अगर सेना द्वारा, जैसे कि सेना में 4 तरह के सम्मान दिए जाते हैं, उन चारों सम्मान के अलावा और भी कोई अगर उपाधि है तो राज्य उसे प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य द्वारा प्रदान की गई उपाधि भारतीय राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही स्वीकार करे। जैसे कि किसी देश को ऑनर ऑफ द कंट्री, ऐसे कुछ उपाधियां दी जाती हैं, तो भी वो जिस इंसान को वो उपाधि दी जाती है, वो इंसान अपने देश के राष्ट्रपति की अनुमति के ही हिसाब से स्वीकार करेगा। आते हैं आर्टिकल नंबर 19, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार का जिक्र आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक किया गया। स्वतंत्रता मतलब होता क्या है? आज़ादी। इसका जिक्र आर्टिकल 19 में वाक स्वातंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण
किया गया। आर्टिकल 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। इसमें 6 तरह की अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है। जैसे पहला है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नंबर 2 शांतिपूर्ण बिना हथियार के सम्मेलन की स्वतंत्रता। नंबर 3 संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता। भारत के राज्य क्षेत्र में बिना बाधा के घूमने की स्वतंत्रता। आप भारत के राज्य में रहते हैं तो आप किसी भी क्षेत्र में घूम सकते हैं बिना बाधा के। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता का भी अधिकार प्राप्त है। जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय अपजीविका व्यापार करने का अधिकार दिया गया है। जो भारत का जब इतिहास बनाया गया, संविधान बनाया गया था तो उसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था, जो जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन यानी 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा इसे संशोधित करके 308 क्लॉज 1 में हम इसे रख दिए। आते हैं आर्टिकल नंबर 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया। नंबर 1, किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी तथा तभी माना जाएगा जब वह किसी व्यक्ति विधि का अतिक्रमण करेगा या किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं किया जा सकता है। नंबर 3, किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। आते हैं आर्टिकल नंबर 21 पे, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 21 में कई सारे अधिकारों का जिक्र किया गया है। इसमें कई सारे भाग जोड़े गए हैं, जैसे कि गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार। नंबर 2 स्वच्छ पर्यावरण। नंबर 3 जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार। नंबर 5 स्वास्थ्य का अधिकार। नंबर 6 निःशुल्क कानूनी सहायता पाने का अधिकार। नंबर 7 त्वरित सुनवाई का अधिकार। नंबर 8 सूचना का अधिकार। नंबर 9 सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार। कोई भी व्यक्ति चाहे इन सब अधिकारों के लिए सरकार से मांग कर सकता है कि हमें अगर किसी को सार्वजनिक रूप से फांसी नहीं चाहिए तो वो कह सकता है कि हमें ये व्यवस्था मंजूर नहीं है या इस तरह से हमें नहीं दी जाए सार्वजनिक रूप पे चौराहे पे खड़ा करा के एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें एक और क्लॉज जोड़े गए हैं आर्टिकल 21A। इसमें शिक्षा का अधिकार, जो 6 से 14 वर्ष यानी 6 to 14 ईयर आयु वर्ग के जो भी बच्चे हैं जिसे निःशुल्क सहायता पाने का अधिकार। ये कब जोड़ा गया? ये 86वें अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 202 में जोड़ा गया है, 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया था। आते हैं आर्टिकल नंबर 22 में। इसमें दिया गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण या किसी गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है तो ये अधिकार इसमें दिया। इसमें निवारक निरोध, शोषण के इसमें निवारक निरोध तथा अपराध से पूर्व ही गिरफ्तारी